आपने 50 लाख करोड़ की जिम्मेदारी ली और कितना मुश्किल काम था ये कि 50 लाख घर बनाना। नाकदीन ने आपके ऊपर तनकीद भी की, मजाक बनाया। अब हम देख रहे हैं कि तीसरा चौथा ये इवेंट है एक माह में। कैसे मुमकिन बना रहे हैं, ये क्या मुश्किलात हैं और खद्दो खाल क्या है बुनियादी तौर पे, किन लोगों को ये घर मिल रहे हैं? देखिए खान, मसला क्या था, क्योंकि पाकिस्तान में कभी भी कमजोर तबके के लिए कभी किसी ने सोचा ही नहीं घर बनाने का। एक जुनेजो ने एक बार सोचा था, वो फेल हो गई थी स्कीम, और उसके लिए स्ट्रक्चर ही नहीं है हमारे पास। इसके देखा, गवर्नमेंट मुफ्त तो नहीं घर दे सकती, कोई भी दुनिया में अमीर तरीन गवर्नमेंट भी मुफ्त घर नहीं दे सकती, लेकिन जो गवर्नमेंट कर सकती है कि फैसिलिटेट कर सकती है बैंकों के साथ मिलके, यानी इतने सस्ते कर्जे दे दें ताकि एक आम आदमी, मजदूर हो, एक मैकेनिक हो, वेल्डर हो, कोई ग्रेड 4 का ऑफिसर हो, वो भी घर ले सके। तो उसके लिए बैंक्स जब तक इसमें शिरकत नहीं करते, आप ये नहीं कर सकते। बैंक शिरकत आज तक नहीं करते थे क्योंकि वो एक कानून था फोरक्लोजर लॉ, यानी कि अगर मैं घर में घुस गया हूं और मैं किस्तें बंद कर दूं देनी, तो बैंक कुछ नहीं कर सकता था। इस कानून की वजह से बैंक को ताकत मिल जाती है कि अगर आप किस्तें नहीं देंगे तो वो बैंक एक्शन ले सकता है। उससे क्या हुआ, बैंक ने पैसे देने शुरू कर दिए। वो 2 साल लगे, 2 साल लगे, वो कई सालों में फंसा हुआ था, तो वो किया। फिर हमने बैंकों को अब ट्रेनिंग करवा रहे हैं, क्योंकि वो उनको आदत ही नहीं है कि वो बेचारा गरीब आदमी आता है तो उसको सर्विस कर सके, तो वो दूसरा प्रॉब्लम है, वो करवा रहे हैं मुसलसल ट्रेनिंग। फिर गवर्नमेंट ने, हमने 3 लाख हर ये जो लो कॉस्ट सब्सिडी दी हुई है। उससे क्या होता है कि अगर 25 लाख में घर बनता है तो 3 लाख जब गवर्नमेंट दे देती है तो उनकी किस्तें कम हो जाती हैं। फिर हमने जो इंटरेस्ट रेट जो देती है जो बैंक्स जिस इंटरेस्ट पे, उस पे भी सीलिंग लगा दी है, गवर्नमेंट सब्सिडाइज कर रही है, तो इंटरेस्ट कम पड़ता है। तो यहाँ अगर 20 साल के ऊपर पैसे दें तो 5 या 6 हजार महीने के ऊपर वो घर उनका अपना हो जाता है किस्तें दे के, और अगर 10 साल में करें तो 10,000 हो जाता है। तो लिहाजा इससे सबसे कॉस्ट नीचे आ गया ताकि आम आदमी घर बना सके। सर, अब्बास शबीर, समा टीवी। सर, 8-9 दिन से हम देख रहे हैं कि जब से जहांगीर तरीन साहब के ऊपर केसेस पंजाब के अंदर चल रहे हैं, एक नया हम ख्याल ग्रुप 20-22 MNAs हैं, कुछ MPs हैं, कुछ MNAs भी हैं, उन्होंने एक एप्लीकेशन भी आपको लिखी है मिलने के लिए। तो क्या सर जहांगीर तरीन से फासले बढ़ गए हैं और क्या वजह है, क्या उनकी जो रिजर्वेशंस हैं उनको सुना जाएगा? देखिए, खैर सारों की बात सुनने के लिए तो मैं तैयार हूँ, लेकिन समझना चाहिए लोगों को कि ये सारा हुआ क्यों। 1-1.25 साल में चीनी की कीमत 26 रुपए बढ़ गई। 26 रुपए बढ़ने में चीनी की कीमत का मतलब कि कम से कम को 120-130 अरब रुपया हमारे अवाम से निकल के महंगी चीनी दे के वो चलेगी शुगर मिल्स के पास। तो जब तो जाहिर है कि गवर्नमेंट का काम है अवाम की हिफाजत करना। जब अवाम के ऊपर महंगाई हुई तो गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया है, उन्होंने FIA करके इंक्वायरी करवाई। FIA में बड़ी खौफनाक चीजें निकली कि सारे मिलके ये कैसे एक उन्होंने मोनोपोली कार्टेल बनाया हुआ है, कैसे ऊपर बढ़ा देते हैं, लोगों का खून चूसते हैं और पैसे बनाते हैं, टैक्स ये नहीं देते, अंडर डिक्लेयर ये करते हैं चीनी। तो वो एक FIA की पूरी रिपोर्ट आ गई। अब अगर किसी को भी तहफ़्फ़ुज़ात है हम उनको देख सकते हैं, लेकिन ये याद रख लें कि ये नहीं हो सकता कि इस मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती ना कायम हो। कानून की बालादस्ती का मतलब ये है कि ताकतवर और कमजोर के लिए एक कानून। ये मुल्क की तबाही ये हुई है कि ताकतवर का एक कानून होता है, कमजोर का दूसरा होता है। गरीब आदमी जेलों में भरे हुए हैं, जो ताकतवर है वो अपने लिए स्पेशल प्रिविलेज ले जाता है, वो कानून में पकड़ा नहीं जाता। उससे क्या तबाही मच रही है? उससे तबाही ये मच रही है कि जो असल मुल्क में नुकसान पहुंचते हैं वो तो ताकतवर जो करप्ट लोग होते हैं या जो फ्रॉड करते हैं वो ताकतवर करते हैं। सारे जेलों में जो आप गरीब लोग हैं इनकी इकट्ठा भी कर लें कि इन्होंने कितनी चोरी किया तो 2-3 अरब होगा। ये मैं आपको बता रहा हूं कि 26 रुपए जब चीनी बढ़ी तो सिर्फ ये 60-70 जितनी भी शुगर मिल्स हैं इनके पास 130 से 140 अरब रुपया चला गया। तारिक चौधरी, मैं आज टीवी से। जी, आपका नैरेटिव था जो सबसे ज्यादा वो एहतसाब का था। शुरू किया आपने, आज माशाल्लाह शहबाज शरीफ साहब जो अपोजिशन लीडर हैं उनकी जमानत भी हो गई। दीगर सारे लीडर जिनके खिलाफ केसेस थे आज एक एक करके सारे जमानतों पर हैं। अब क्या लोग कहते हैं, 2 सवाल है, लोग कहते हैं क्या केसेस कमजोर थे, नैरेटिव बेबुनियाद था, या फिर यह है कि प्रोसिक्यूशन बेबुनियाद थी, कोई केस साबित नहीं किया जा सका? हुआ क्या है? देखिए, केस तो खैर मैं इसके ऊपर तो कमेंट नहीं करता, लेकिन मैं फिर से एक चीज कहता हूं
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں جدھر ایک طاقتور کے قانون اور ایک کمزور کے لیے. یہ آپ کے سامنے کلاسک چیزیں ہو رہی ہیں اس ملک میں. جن لوگوں نے اربوں روپے کے اس ملک سے کرپشن کی, سارے ان کی ایویڈنس جمع ہے, بینک اکاؤنٹس میں پیسے ہیں, سب کچھ ظاہر ہے. لیکن اگر ہمارا معاشرہ ان کو کنوکٹ نہیں کر سکتا تو ہماری کوئی فیوچر نہیں ہے. مجھے کہتے ہیں جی کدھر ہے جی مدینہ کی ریاست؟ مدینہ کی ریاست میں دودھ کی نہریں نہیں بہہ گئی تھی ایک دم, مسلمانوں کے بہت برے حالات تھے, لیکن قانون کی بالادستی قائم کی تھی سرکار مدینہ نے. انہوں نے طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آئے تھے. وہ بنیاد بنی تھی ایک عظیم قوم کی. آج مجھے دنیا میں کوئی قوم بتا دے جدھر قانون کی بالادستی نہ ہو اور وہ خوشحال ہو. ایک قوم بتا دے, اور دوسری قوم بتا دے جدھر قانون کی بالادستی اور وہ غریب ہو, وہ خوشحال نہ ہو. تو یہ ذہن میں ڈال لیں کہ پاکستان جب اٹھے گا, یہ تو مہنگائی تو ایک بیماری کے سمٹمز ہیں. یعنی یہ ہے نا کہ مجھے بخار ہوا ہے, لیکن بخار ہوا کیوں ہے؟ تو مجھے کیا میں نے کوئی غلط چیز کھائی, پیٹ یا کچھ ہو, کوئی وجہ ہوتی نا. بخار تو اس کا سمٹم ہے. یہ جو ہماری غربت ہے, جو مہنگائی ہے, یہ سمٹم ہے یا قانون کی بالادستی نہ ہونے کی. جب جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا وہاں غربت ہوتی ہے.